वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हमने फोर्स की डेफिनेशन लिख ली थी। न्यूटन का सेकंड लॉ हम देख रहे थे और फोर्स की डेफिनेशन में हमने ऐसा लिख लिया था कि फोर्स, क्या लिखा था, फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करती है या वो चेंज करने की कोशिश करती है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि वो चेंज हो जाए। जैसे कि अगर आप इस दीवार पे फोर्स लगाएंगे, अपने हाथ से अगर फोर्स लगाएंगे तो दीवार की स्टेट अभी रेस्ट है। फोर्स लगाने के बाद भी इसकी स्टेट क्या है? रेस्ट। मतलब पहले और बाद में इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हमें ये देखना है कि हम प्रयास कितना कर रहे हैं। उसने फोर्स लगाने से इसके मूवमेंट की टेंडेंसी है, हाँ है। अगर टेंडेंसी है तो मतलब फोर्स है। ये तो हो गई पुश करने की बात। अगर पुल करेंगे तो खींचेंगे, जैसे अगर इस तार को पकड़ के अपन खींच दें तो इसमें हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो तार बाहर आ जाएगा। तो इसकी स्टेट पहले रेस्ट थी, खींच दिया, मोशन में आ गया, तो इसकी स्टेट में चेंज हो गया। तो या तो स्टेट में चेंज हो रहा हो, या तो रेस्ट से मोशन में जा रही हो, या फिर मोशन से रेस्ट में जा रही हो, या फिर उसमें चेंज होने की टेंडेंसी हो। इसको अपन ने फोर्स बोल दिया था। ये डेफिनेशन अपन ने फोर्स की लिख ली ना। ठीक है। तो हमने फोर्स के बारे में जान लिया। फोर्स की यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स की एसआई में यूनिट होती है, गोल गोल ये क्या आ रहा है, क्या होती है? न्यूटन। पक्की बात है? न्यूटन नहीं है, न्यूटन। और सीजीएस में क्या होती है? डाइन। डाइन और चुड़ैल, हाँ, ये होती है डाइन। ठीक है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा उनको पता होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, है ना। 7 आता है। फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसे तुमने पढ़ा था बचपन में। मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की जगह डाल देंगे 10⁻³ ग्राम। मीटर की जगह कितना डाल देंगे? 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर। तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो निकल के आया वो 10⁵ ही तो आ रहा है। 7 कहाँ से आ रहा है? तो ऐसा लिख देंगे कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ तो ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू आ गया 10⁵ डाइन। ठीक है ना। ये पुरानी बात है वैसे तो, कन्वर्जन की। यूनिट एंड डायमेंशन में सीखा था कन्वर्ट करना। क्या? फिर इसके बाद एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है, जैसे आप लोगों ने सुना था। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है कि जैसे अगर मान लो कभी आप बाजार जाओ और अगर बोलो कि भैया मुझे 1 किलो आम दे दो, तो 1 किलो आम देने का मतलब है कि आप उसको बोल रहे हो 1 किलो क्या, मास बोल रहे हो। अब वो मास को कैसे मेजर करता है? वो 1 किलो का बाट लेता है। बाट समझते हो ना? बाट, बाट बाट, क्या बोलते हैं बाट को? वेट। 1 किलो का वेट लेता है और वो एक तरफ रख देता है और दूसरी तरफ वो 2 आम रख देता है, बड़े बड़े 3 आम रख देता है। तो ऐसा बोलता है कि देखो 1 किलो में आपके 3 आम आए, आप लेके चले जाओ। तो वहां पे वो क्या कर रहा है कि राइट साइड वाली जो भी फोर्स है, लेफ्ट साइड वाले दोनों फोर्स से दोनों को बैलेंस कर दे रहा है। जहाँ पे बैलेंस हो गए, जहाँ पे वो कांटा बीच में आ गया, सुई सुई बीच में आते ही अपन कहेंगे हाँ भाई सही है सही है सही है। फिर वो क्या करेगा कि थोड़ा सा आम एक बड़ा रख देगा, कहेगा 1 किलो मत लेके जाओ, थोड़ा 1 किलो 50 ग्राम लेके जाओ, थोड़ा ज़्यादा। ऐसा सुना है कि नहीं सुना, देखा है कि नहीं देखा? नहीं, ऐसा नहीं करता। बराबर 1 किलो ही देता है, बराबर सुई को वहीं पर रोक के। बड़ा बेकार फल वाला है तुम्हारा। तो भाई प्रैक्टिकल यूनिट में जैसे इसको बोला जाता है 1 किलो वेट। ठीक है। तो किलो वेट किसकी यूनिट हो गई? फोर्स की। किलो वेट किसकी यूनिट हो गई? फोर्स की। ठीक है। और बस इतनी सी बात है, किलो वेट है। और इसको अगर मान लो एक दूसरी यूनिट भी हो सकती है किलो वेट के अलावा, और क्या आप लिख सकते हैं? ग्राम वेट भी लिख सकते हैं। ठीक है। और जब भी इसको किलोग्राम वेट से आपको कन्वर्ट करना हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ mkg वेट इज इक्वल टू mg न्यूटन। मतलब मैंने क्या किया, इस मास में किससे मल्टीप्लाई कर दिया? जी से।
तो किस में कन्वर्ट हो गया वो, न्यूटन में। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 1 kg 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 न्यूटन, या मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूटन भी बोल सकता हूँ। तो अगर आप 1 किलो आम लेके आए हैं तो 1 किलो आम में कितना वेट होगा, तो आप बोलेंगे 1 × 10 मतलब 10 न्यूटन, m/g। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, प्रैक्टिकल यूनिट्स तो यही है। आपको समझ में आया क्या मैं क्या बोला? जब भी आपको किलोग्राम वेट से न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, जी से। ठीक है, जब भी आपको किलोग्राम वेट से न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, जी से। और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 या फिर 10, दोनों से अपन काम चला लेते हैं। आप लिखते जाइए, इसमें तो कुछ जैसा समझने योग्य है नहीं, बराबर छापते जाइए पैरेलली। ठीक है, वाह। अबे फोर्स के बारे में आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है। फोर्स के बाद अगली जो चीज है वो मोमेंटम है। तो अगली हेडिंग बच्चे लिख लेंगे मोमेंटम। मोमेंटम, अच्छा फोर्स के बारे में, फोर्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर है ना, तो लाओ ये भी बता देते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायमेंशन इज, डायमेंशन में देखो किलोग्राम मतलब एम हो गया, मीटर मतलब लेंथ हो गया, और सेकंड मतलब टाइम हो गया, तो mL/t-2। आप लोगों का पेपर है, पेपर अच्छा है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। कौन से चैप्टर का है, मोशन इन प्लेन का। आराम से सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह कर लेना, रिवीजन जो क्लास नोट्स पढ़े हैं वो भी अच्छे से पढ़ लेना। क्या कुछ नहीं, अजी हाँ, जो जो मेरी क्लास में हो रहा है मुझे सब जानना है। गॉसिप गर्ल, आप लोग गॉसिप बेल, गॉसिप वाला, गोलगप्पे वाला, बीच में एमबीए वाला, फिजिक्स वाला, गॉसिप वाला। अभी वो एक एमबीए चाय वाले के बाद एमबीए चाय वाली भी फेमस हुई थी, देखा था क्या? हाँ, देखा, ऐसे डांट लगाई जाती है। इतना तो सही बात है भाई, मैं तो बस क्लास में इसीलिए आता हूँ कि भाई इशिता 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 कुछ डांटेगी, कुछ बोलेगी। ये ले बेटा गिफ्ट। अगली टर्म अपन कॉइन करते हैं, नाम है मोमेंटम। मोमेंटम का नोटेशन है पी वेक्टर। हाँ, एनसीईआरटी और नोट्स। अगली टर्म जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोमेंटम। हम सेकंड लॉ के अंदर ही अभी सारी बातें कर रहे हैं, सेकंड लॉ भी शुरू नहीं हुआ है। तो मोमेंटम पी से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम का मतलब है जैसे एक एम मास की बॉडी है, इस एम मास की बॉडी के पास वी वेलोसिटी है, तो इसका जो मोमेंटम लिखा जाता है, मोमेंटम लिखा जाता है मास इनटू वेलोसिटी, इसी को मोमेंटम कहते हैं। दैट्स इट। लेकिन अगर इसको समझना है, इसकी डेफिनेशन तो ये कहता है कि मोमेंटम होता है अमाउंट ऑफ मोशन। एक बॉडी के पास जैसे कभी भी बोले कि एक, मतलब ये अपने आप में एक पूरी एक टर्म है, जब भी पूछी जाती है तो ऐसे ही पूछी जाती है कि इन फिजिक्स अमाउंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड डैश, 4 ऑप्शन, तो उसको अपन मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है, उसका जितना भी मोशन है उसको अगर एक साथ अगर मुझे बताना है कितना मोशन हो रहा है तो अपन मोमेंटम से बता देंगे m इंटू। ठीक है,
चलो भाई, छोटी सी बात थी बस। इसकी अगर यूनिट की लिखने की बात करेंगे, यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेक्टर क्वांटिटी है, बताने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन बताओ। हाँ, ये सब घटिया काम तो खुद कर लिया करो, डायमेंशन डायमेंशन निकालने के। MLT-1, क्योंकि मीटर लेंथ टाइम सेकेंड। 3 बातें मोमेंटम के बारे में अपन ने आपको बता दी। ठीक है जी। मोमेंटम के बाद जो एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस अपन कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम की जब भी बात करेंगे तो उसको लिखा जाएगा डेल्टा पी वेक्टर। तो डेल्टा पी वेक्टर इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब m इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस m इंटू वेलोसिटी इनिशियल, मतलब m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी वेक्टर। दोनों ही बातें सही है। लेकिन ये तब हम बात कर रहे हैं कब? जब मास कांस्टेंट है, व्हेन मास इज कांस्टेंट। सर मास भी वेरिएबल होता है क्या? हाँ होता है। एक रॉकेट जिसके अंदर फ्यूल है, उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका फ्यूल बर्न हो रहा है, तो उस रॉकेट का जो मास है वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल। एक बड़ा सा एक ट्रक है, उस ट्रक में नीचे एक होल हो रखा है, उसके अंदर रेत भरी हुई है, उससे रेत नीचे गिर रही है, तो जब रेत नीचे गिरेगी तो उसका मास कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? वेरिएबल। समझ गए? कंपोनेंट्स करना तो आता ही सभी को। मतलब कंपोनेंट्स करने में क्या है, जिस एंगल के साथ एंगल थीटा है वो वाला कंपोनेंट कॉस होगा और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन होगा। ये तो सबको आता ही है ना। बस अभी खत्म करते हैं सेकंड लॉ। आप लिया? 1 मिनट, अभी तो कुछ पढ़ाया भी नहीं है इतना। वापस लौट के कौन कौन आया है घूम घाम के? हाँ, 2 चेहरे तो नहीं दिख रहे हैं तुम दोनों के। तुम्हारा क्या नाम है? इहान। 2007 में पैदा हुआ था क्या तू? हाँ। 10 में पैदा हुआ। दीदी बोल। दीदी तुरंत बोल रही है कि मेरे से छोटा है। और शौर्य, आप कहाँ गए थे? उत्तराखंड? उत्तराखंड में कहाँ गए थे? ऋषिकेश। घूमने गए थे या घर है तुम्हारा वहाँ? घूमने गए। हो गई भाई छपाई? तो जो छूट गया है वो कवर कर लेना भाई। वीडियोस वीडियोस कर लिया? चलो बहुत बढ़िया, ये होती है बात। तो अभी तक तुमको मोमेंटम समझ में आ गया, तुमको फोर्स समझ में आ गया। फोर्स और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन है वो जिस लॉ से दिया जाता है वो न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है, ये है सेकंड लॉ, फोर्स इज प्रोपोर्शनल या फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये इसका सेकंड लॉ है। ठीक है? तो आज तक जो तुम पढ़ते थे एफ बराबर एम ए, वो सेकंड लॉ नहीं है। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब अभी तुमने क्या देखा कि मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम इंटू वी। आप लोगों ने एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल याद है क्या? पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज। तो यहाँ से अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डी एम बाई डी टी पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज। ठीक है जी, समझ गए बात को? तुम्हें ये भी पता है कि डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन के बराबर होता है, बताने की जरूरत है या पता है? बोल ही नहीं रहे।
पता है? अच्छा, ये है फोर्स। किसी भी सिस्टम पे लगने वाला फोर्स ये होता है वी डी एम बाई डी टी प्लस एम ए। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। केस नंबर वन, इफ मास इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जीरो। ये तो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो फोर्स बचेगा फर्स्ट टर्म जीरो होने की वजह से वो फोर्स क्या बचेगा? एम इंटू ए। ठीक है, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डी वी बाई डी टी, या फिर आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है ना? दोनों ही बातें सही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बेसिक तो जो तुम पढ़ते हो एफ बराबर एम ए, वो एक स्पेशल केस है जब मास कैसा है? कांस्टेंट। और केस नंबर टू अगर हम बोलें कि मास इज वेरिएबल एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होते ही जो डी वी बाई डी टी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। आया ना? डी वी बाई डी टी जीरो हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया बॉडी का? जीरो, या सिस्टम का बोल दो। तो जो फोर्स बचेगा, वो हो जाएगा वी डी एम बाई डी टी। तो ये दोनों स्पेशल केस हैं। ओरिजिनल फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ का ये है, जब इसमें से वो मास को कांस्टेंट कर देंगे तो एफ बराबर एम ए आ जाता है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, तो उस केस में फोर्स वी डी एम बाई डी टी आता है। ठीक है, ये वाला तुमने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह। ये वाला तुमने अभी तक नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे अपन जिस एग्जाम्पल की बात करेंगे वो रॉकेट की बात करेंगे। जब अपन रॉकेट अभी डिस्कस करेंगे ना, तब फिर अपन इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ गई बात? किसी के पेट में कोई दर्द? जल्दी बताओ यार, कोई दर्द है क्या? क्या हो रहा है इतना? ये क्या तूफान है क्या? धूम धूम कहाँ, क्या हो रहा है? अच्छा, गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है? कितना काम हो गया? ठीक है, अच्छा एक सेकंड ले लो भाई, एक सेकंड। हैं, यही काम करूँ मैं? आजा आजा, तेरी मुँह से बनाता हूँ। दिखेंगी नहीं। छाप लिया क्या? छाप लिया ना? तन्मय, छाप लिया क्या? किसका बचा हुआ है? अबे यार, इहान। हो गया? ठीक है। आज कौन कौन नहीं आया? एक तो वो तुम्हारी सहेली नहीं आई, क्या नाम है उसका? आनंदी, हाँ। आनंदी बेन पटेल। काशनी नहीं आई, और कौन नहीं आया? वैदेही नहीं आई, हाँ। छोरे तो सारे ही हैं। कौन नहीं आया? तुम दोनों एक दूसरे को देख के क्यों मुस्कुराते रहते हो? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। और कौन नहीं आया लड़कों में? और कौन नहीं आया? सब आया ना लड़के तो? वेदांत, हाँ। ये कहाँ गायब हो गया? पता नहीं।
आज कौन सा है? आज तो कहीं गया था सर, नानी के घर गया है, ठीक है। इतना इज्जत से आपको क्या पता है? हाँ, सहेली को अपनी इतनी इज्जत। चुप रह चुड़ैल। मैंने मैंने फोर्स की यूनिट बोली है। ऐसे नहीं तुम बोल सकते मुझे। तो मेरे हिसाब से छाप लिया आप तो आराम से, है ना? देखो सुनो, तुम लोगों ने अभी एक चीज देखी कि F बराबर dp/dt, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ मोमेंटम को हम बोल रहे हैं मोमेंटम वर्सेस टाइम t गिव्स फोर्स F। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल टू है dp/, सही बात है। मतलब अगर कभी भी मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा हो तो हम भी ऐसा बोल देंगे कि भाई ये फोर्स देगा। दूसरा बोलने का तरीका ये हो सकता है कि यार F इज इक्वल टू एम, अगर मास कांस्टेंट है ना, ऐसा मान लें कि इफ m इज कांस्टेंट, जो कि मोस्टली केसेस में रहेगा ही रहेगा, है ना, जब तक सेकंड लॉ स्पेसिफिकली नहीं पूछे। वरना तो तुम्हें या ऐसा बोल दे कि रॉकेट चल रहा है तो वो उसमें मास वेरिएबल हो जाएगा, वरना तो सारे के सारे जितने भी जगह मासेस हैं मोस्टली तुम्हारे कांस्टेंट ही रहेंगे। अगर मास कांस्टेंट है तो क्या मैं फोर्स को m इंटू dv/dt लिख सकता हूँ? p को mv लिखा, मास को बाहर ले लिया। तो मैं दूसरे शब्दों में यह भी तो बोल सकता हूं कि जब भी v वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, वेलोसिटी, या ऐसा बोल दें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सोच के देख, सही लिखा है क्या? क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू एम एक्सेलरेशन। तो ये दोनों ही पॉइंट अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये, इससे तुम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो, इससे फैमिलियर नहीं हो, तो इससे तो फैमिलियर हो, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक ही बात हो गई। इसके बाद एक नई टर्म आपके लिए है जिसको अपन बोल सकते हैं इम्पल्स। क्या बोल सकते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स का नोटेशन जनरली आई होता है, जे होता है, सारे नोटेशन हैं। जे से भी इम्पल्स डिनोट करते हैं, आई से भी करते हैं, तो आपका जो मन करे वो यूज़ कर लेना। जे, आई और जे किससे करना है? आई से ही चलने देता है ना। जे से एंगुलर इम्पल्स वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अलग अलग किताबों में अलग अलग है, तो अपन आई से ही काम चला लेते हैं। आई होता है चेंज इन मोमेंटम, दैट्स इट, यही इम्पल्स होता है। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। हाँ, बस इतना ही डेफिनेशन है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। दूसरी कहानी यह है कि अगर आप यहां पर इस चीज को देखिए कि F बराबर dp/dt है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं dp इज इक्वल टू एफ डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, तो इधर क्या बन जाएगा? डेल्टा पी, और इधर क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेशन एफ डी टी भी लिख सकते हैं। तो इम्पल्स की दो डेफिनेशन हो गई। इम्पल्स को या तो आप चेंज इन मोमेंटम लिख दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, मतलब फोर्स इंटू टाइम, सिंपल फोर्स इंटू टाइम। अब यहाँ पे थोड़ी दो चार बातें हैं जो सुन लेनी चाहिए आराम को, सुकून से। dt बहुत छोटा टाइम है, हाँ या ना? मतलब जब कोई फोर्स किसी सिस्टम या बॉडी पर बहुत कम देर के लिए रखता है, तब फोर्स इनटू टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन है उसे इंपल्स कहते हैं। जो फोर्स बहुत कम देर के लिए लग रहा है, उस फोर्स के जो नेचर है, उस फोर्स का नेचर होगा वो इंपल्सिव नेचर होगा। इंपल्सिव नेचर मतलब वो थोड़ी देर के लिए लगा, उसने उस बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक बॉल आ रही है, अपन ने बैट से उसे हिट किया, बॉलर ने बॉल करी, अपन ने बैट से उसे हिट किया, उसका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम देर के लिए है कि नहीं? तो बहुत कम देर के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए, और वो फोर्स इतना है कि उसने उस बॉडी के जो बॉल थी उसके मोमेंटम को चेंज कर दिया। बॉल सीधी आ रही थी, इधर चली गई,
तो पहले इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, बाद में इस डायरेक्शन में हो गया। तो जैसे बैट ने बॉल पे फोर्स लगाया, उसका नेचर क्या रहा होगा? इम्पल्सिव फोर्स। हाँ या ना? तो यहाँ पर जो भी फोर्स लिखा जा रहा है, हमेशा ध्यान रखना उस फोर्स का नेचर इम्पल्सिव होना चाहिए। ऐसा फोर्स नहीं कि अपन 2 न्यूटन फोर्स आराम से लगाए पड़े हैं कंटिन्यूस। अब ये बताओ, उस कंटिन्यूस फोर्स के लगाने से उसमें क्या चेंज होगा? मोमेंटम में बहुत धीमे चेंज होगा। बहुत धीमे चेंज होगा तो उस फोर्स का नेचर इम्पल्सिव नहीं होगा, नॉन इम्पल्सिव होगा। समझ के बात को? एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में एक ब्लॉक को लटका दिया, तो ब्लॉक खिंच रहा है, तुमने स्प्रिंग को कट कर दिया, खच। स्प्रिंग को कट करने के बाद उसमें जो फोर्स आएंगे वो फोर्स किस नेचर के होंगे? इम्पल्सिव नेचर के होंगे, क्योंकि सडन चेंज हुआ ना। मोमेंटम पहले कितना था? 0। काटने में कितना टाइम लगा? बहुत कम। और 0 के बाद वो वापस उसका मोमेंटम कुछ आया होगा, वेलोसिटी। ठीक है। एक पत्थर पड़ा हुआ है, लात मार दी अपन ने, पैर में लग गई। फुटबॉल पड़ी हुई है, लात मार दी अपन ने, फुटबॉल उड़ने लगी। तो हमारा पैर और फुटबॉल का कांटेक्ट बहुत कम देर के लिए था। अगर पैर और फुटबॉल का कांटेक्ट बहुत कम देर के लिए है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो एकदम सडन वेलोसिटी आई ना। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी? 0। बाद में वेलोसिटी नॉन जीरो। तो मोमेंटम में चेंज हुआ, किस फोर्स की वजह से हुआ? वो फोर्स जो बहुत कम देर के लिए लगा। जनरली फोर्स तो बहुत देर के लिए लग रहे हैं, लेकिन ये सब फोर्सेस बहुत कम देर के लिए लग रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस के नेचर को अपन क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। बाकी डेफिनेशन तो इम्पल्स की आसानी है, आप लोग इसे लिख लो। मैं इम्पल्स में 2-4 पॉइंट लिखाने की इच्छा रखता हूँ। या इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इट इज एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम कर्व। याद करो, ये y dx था, तो y का x के साथ एरिया क्या था? इंटीग्रेशन था। ऐसे यहाँ पर अपन बात कर लेंगे, यहाँ से t1 से t2, तो इसका जो एरिया होगा अंडर फोर्स वर्सेस टाइम कर्व, वो क्या दे देगा तुमको? इम्पल्स। आप लोग लिख सकते हैं। हाँ जी। हाँ, y नहीं है, ये ऑफ है। अब हो गया ऑफ। तो अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ लिया? फोर्स पढ़ लिया, मोमेंटम पढ़ लिया, फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन सेकंड लॉ कहलाता है वो पढ़ लिया, और उसके बाद तुमने इम्पल्स पढ़ लिया। ठीक है, ये थर्ड लॉ पे आया ही नहीं है। इम्पल्स में कुछ बातें लिख ली जाए। When a large force is applied on a body, when a large force is applied on a body, लिख, when a large force on a body, हाँ, when a large force applied on a body for a very short interval of time, for a very short interval of time, for a very short interval of time, then product of then product of then product of force and time, then product of force and time is called impulse। ठीक है जी। क्या हो गया? तो ये सब बातें तो अपन लिख ही चुके हैं। अच्छा, इसमें यूनिट अगर लिखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकंड। अरे यार, फोर्स मतलब न्यूटन, टाइम मतलब सेकंड, न्यूटन सेकंड, है ना?
दूसरा इसकी डायमेंशन क्या हो सकती है? तो डायमेंशन ये तो होती है MLT-2 और ये हो जाएगी तुम्हारे पास T, तो कितना हो गया MLT-1। ठीक है ना? क्या भाई दोस्त? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा भाई डन। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों ने थ्योरी जितनी भी इस चैप्टर में काम के फॉर्मूले हैं सारे लिख लिए। अब इसके बाद इसमें कोई भी काम का फॉर्मूला नहीं है। अब सारे के सारे बस अपने आपस की बातें हैं। अब हम लोग बातें करेंगे और बातें तब तक करेंगे जब तक ये चैप्टर ख़त्म ना हो जाए। ठीक है जी? बेटा अभी यही तो बात है, यहीं से तो मैकेनिक्स की शुरुआत है असली वाली। पहला क्वेश्चन लिखा जाए। अच्छा थर्ड लॉ अभी लिखना है या फिर पहले क्वेश्चन क्वेश्चन कर लें? क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेते हैं ना, प्रश्नों का दौर खत्म कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन लिखा जाए। An object of mass 5 kg, an object of mass 5 kg is placed on a smooth horizontal surface, is placed on a smooth horizontal surface, is placed on a smooth horizontal surface. Full stop. A force of 50 Newton, a force of 50 Newton is applied on the block, on the object. क्या है ऑब्जेक्ट लिखा था ना, on the object या ब्लॉक कुछ भी लिखो. A force of 50 Newton is applied on the object in horizontal direction, in horizontal direction. पहला पार्ट, find its acceleration. दूसरा पार्ट, find its acceleration. If it starts from rest, if it starts from rest, then find velocity after 2 seconds. If क्या लिखा? हाँ सेकंड पार्ट है. If it starts from rest, then find velocity after 2 seconds. Then find velocity after 2 seconds. कर लिया होगा. तुम लोगों का दिमाग क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते प्रोसेस नहीं करता है क्या? बहुत स्लो दिमाग है यार. ये चलाओ. जनरली क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हो जाना चाहिए था. करना. एक्सेलरेशन 10, वेलोसिटी 20, है ना? बस इतना ही करना था. जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, इस पे फोर्स अपन ने लगा दिया 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. फोर्स 50 है, मास 5 है, तो एक्सेलरेशन तो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. शर्म आ रही होगी वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. ये हो गया पहला पार्ट. दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, टाइम 2 सेकंड है, तो आंसर हो गया v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. तो मन में लड्डू फूटा, चॉकलेट फूटी. पहला क्वेश्चन समाप्त होता है. दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए. दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है, अगेन 5 किलो का ही ब्लॉक है. ठीक है? फोर्स अभी भी 50 न्यूटन ही है हवा में. ऐसे पकड़ के ऐसे कुत्ते को खींचना है ऐसे. तो ये एंगल है 37 डिग्री. हमसे पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन
in horizontal direction. ऐसे क्या देख रहे हो? क्या वक्त जज्बा सब बदल गया क्या? पहला क्वेश्चन इतना इजी, दूसरे क्वेश्चन में पता नहीं क्या बातें कर दी सर आपने। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन वेक्टर का थोड़ा सा इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना? अच्छा मैं बता देता हूँ, सुनो। जैसे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कंपोनेंट्स कर लेना है। उसके कंपोनेंट्स किए तो एक कंपोनेंट फोर्स का इधर आया, एक इधर आया। हॉरिजॉन्टल वाला कितना कॉस होता है कि नहीं होता? तो कॉस 37। हमसे वाई में तो बात ही नहीं कर रहा क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात करी है। तो मुझे जो फोर्स चाहिए वो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में हमें मतलब ही नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू कितनी है? कॉस 37 कितना होता है? बोलना कितना होता है? 4/5। तो ये फोर्स हो गया 40, मास है 5, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चमका? अरे है ना? एक बच्चा भी और नहीं आया ना जिसका अभी बात कर रहे थे अपन? चार तो वो है, उसके अलावा भी कोई है? कछुए? अच्छा तो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? घोष भाई साहब, सरदार जी, कोई डाउट? पीछे पार्टी। अगला क्वेश्चन लिखा। टू परपेंडिकुलर फोर्सेज ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, two perpendicular forces of 3 Newton and 4 Newton, two perpendicular forces of 3 Newton and 4 Newton are acting on a, are acting 3 Newton and 4 Newton. 3 Newton and 4 Newton are acting on an object of mass 1 kg, acting on an object of mass 1 kg. Find its acceleration. Find its acceleration. है जी? परपेंडिकुलर है, बस ये बताया है। 5 सिंपल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा सुन ले मैं बता रहा हूँ। ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, इस पे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए अपन ने। एक है 3 न्यूटन और दूसरा है 4 न्यूटन, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा? एफ नेट। तो हम लिखेंगे इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो नेट फोर्स निकालना है अपने को। तो दो फो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5। मास कितना है? 1 kg। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या तुम बेसिक क्वेश्चन समझ पा रहे हो? हाँ बोल बोल, कुछ कहना है? आगे चलें? लिखना है क्या? अरे खुद लिख ले अब तो, अब उसमें क्या है, इसमें क्या छापेगा? एफ इज इक्वल टू एम में थोड़ी छापना है, ये तो खुद कर सकता है। थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी of mass 2 kg. Find its acceleration.
तीन फोर्सेस क्या हैं वो मैं अब आपको बता रहा हूँ. F1 is 3i cap minus 4j cap plus k cap. F2 is I cap minus j cap minus k cap. F3 is 2i cap plus 3j cap plus 2k cap. तीन फोर्सेस ये लग रहे हैं बॉडी पे, ये गिवन है क्वेश्चन. देखो देखो फटाफट करते जाओ, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है. क्या बातें करेंगे? सोल्यूशन करो करो देवी, इंतजार मत करो. मैं अपना इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तुम उधर सॉल्व करो. F इज इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 आई कैप जे कैप में तो सीधा ऐड कर देंगे. F3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तीनों को ऐड कर देंगे. तो 3 2 5 और 1 6 6 आई कैप, 4 में से -1 तो माइनस का 2 जे कैप. सही लिखा है क्या? और प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू मास कितना है? 2 इंटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. ये आ रहा है एक्सेलरेशन. बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं. अरे यार क्या बात कर दी. √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9 और 2 11, तो √11. क्या दोस्त? हा? अपने आप समझ रहा था, समझो. क्या किया? कुछ नहीं, तीनों को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू एम ए कर दिया. तो एक एक स्टेप समझते जा रहे हो, एक एक क्वेश्चन का हर एक वैरायटी अपन क्लियर कर रहे हैं. ठीक है. तनिष्क का है, तनिष्क तुम ही हो ना? एक बच्ची थी श्रीति करके, तो क्या उसको नहीं मिला क्या? हाँ देखो, एक लड़की जो कह रहा था, एक बच्चा एशले भी तो है. 5 लोग हो गए ना. जो आज 5 लोग हैं जो एबसेंट है. कौन कौन? वेदांत, आनंद. ठीक है जी. तो ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन करेंगे. An object of mass 2 kg, an object of mass 2 kg, an object of mass 2 kg is placed on a smooth horizontal surface, is placed on a smooth horizontal surface. A water jet, a water jet, पानी का पाइप, a water jet throws water horizontally, a water jet throws water horizontally at a rate of 2 kilogram per second, at a rate of 2 kilogram per second, at a rate of 2 kilogram per second, with speed 20 meter per second, with speed 20 meter per second on object. Find
फाइंड, पहला वाला पार्ट है फोर्स अप्लाइड बाय वाटर जेट, फोर्स अप्लाइड बाय वाटर जेट, और इसका दूसरा पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। दूसरा पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। आप लोग करेंगे? आप लोग करेंगे क्या? यस सर, नो सर? करो। सरदार जी की उस मुंडी एक ही जगह एक ही तरीके से हिलती है। हम आएगा ले भाई, सॉल्व भी कर लिया अगर कभी। कितना अच्छा लगेगा मुझे जब तू आंसर बताएगा। तो 2 + 2 4 हो गया। कितना आया? जब भी कुछ चीज समझ में ना आए उसको यूनिट से समझने की कोशिश करो। किलोग्राम मतलब मास, सेकंड मतलब टाइम, मतलब दिया हुआ है m/t, मतलब dm/dt। ओ, अंगड़ाइयाँ तो बेटा तो बहुत लेता है, क्वेश्चन एक भी नहीं सॉल्व कर रहा तो। ठीक है, m मास का ब्लॉक है, इस पे पानी कुछ dm/dt रेट से इस पे टकरा रहा है, तो ये पानी इस पे फोर्स लगाएगा। जैसे पानी का पाइप लेके कभी तुम्हारे ऊपर मारा जाए तो ऐसे फोर्स लगता ही नहीं लगता, जैसे पेट पे लग जाए तो पेट अंदर धस जाता है थोड़ा सा। तो जो फोर्स होगा, मास तो इसका कांस्टेंट है, तो हमने फोर्स को v dm/dt पढ़ा था वेरिएबल मास के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में ब्लॉक का जो मास है वो कितना दिया है? बोलना। 2 kg। और dm/dt मतलब मास पर यूनिट टाइम, इसको क्या पढ़ते हैं? मास पर यूनिट टाइम, क्योंकि ऊपर मास है नीचे टाइम है। तो dm/dt अपन को क्वेश्चन में कितना दे दिया है? ये भी 2 है, 2 किलोग्राम/सेकंड। कितने दिया है? तो तुम्हारे पास जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? 20। इस पे जो वेलोसिटी जो बाहर आ रही है वो v है 20, है ना, 20 मीटर/सेकंड। और dm/dt की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 2। तो फोर्स कितना आ गया? 40 न्यूटन। खत्म हो गया। दूसरे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन बता दीजिए। तो देखो, ये जो फोर्स इस पाइप ने लगाया, इस ब्लॉक पे लगाया, उस F फोर्स की वजह से इस ब्लॉक के पास कुछ एक्सेलरेशन आया है, तो यही फोर्स इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन लेके आएगा। तो फोर्स है 40, मास है कितना है? 2, और एक्सेलरेशन ब्लॉक का पूछा है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया 20 मीटर/सेकंड। समझ गए? पुण्य में क्या बैठता है, दिखाई देता है तुझे? मैं तो पानी पी पी के बेटा इंतजार ही करता रह गया। कौन बोला? समझ में आ गया? कोई समस्या? यस सर, नो सर? नो सर? ओके, नो सर। फटाफट क्वेश्चन करते जाओ, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फाइंड फोर्स एट t = 2 सेकेंड इफ p इज दिस।
Find force at t is equal to 2 second if t is this, if p is this. प्रांजल जल्दी कर बेटा, इतना नहीं सोचना, हाथ चलाने हैं. Find force. Find force at t is equal to 2 second. तो अपन को पता था फोर्स क्या होता था, dp बाई dt. कोशिश करो कि मेरे करने से पहले कर लिया करो, इंतजार नहीं करना. इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जैसे मतलब बच्चे डिफ्रेंशिएट करना तो जानते ही हैं सब. अब टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, छोटे बच्चों के लिए बताना पड़ रहा है. टी स्क्वायर का 2t हो गया, इसका 2 हो गया. जब एट t इज इक्वल टू 2 डाल देंगे तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, तो फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन. कितने लोगों का सही है? हाँ, देखो अब सही तो बहुत लोगों का होने लगा है. अब अपन स्पीड और बढ़ाएंगे अपनी सब, है ना, स्पीड और तेज करनी है. जल्दबाजी की बात नहीं है, जल्दी करना है. स्पीड बस क्लास में ही बढ़ानी है ना, घर पे के लिए नहीं. घर पर आराम आराम से करो. अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बता देनी चाहिए, या एक आध क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं. ये कर लेते हैं. फाइंड फोर्स ऑन ए डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन बी. ये रेशियो चाहिए. हाँ, कितना है? कैसे कैसे यार, सकल मेरी तरफ कर देख रहा है और कह रहा है कर रहा हूं. एक क्वेश्चन का तो आंसर दे, कभी तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड तोड़. ठीक है, अगली बार देखते हैं इसका. दे, अभी क्या बताया था? पीटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ बी, यही तो बताया था ना. फोर्स क्या होता है? पीटी ग्राफ का स्लोप, और स्लोप को हम बोल देंगे टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2. अब देखो थीटा 1 और थीटा 2, तो ये तो हो जाएगा थीटा 1, ये तो हो गया थीटा 1, और ये वाला हो गया थीटा. तो थीटा 1 तो मेरे पास हो गया 30, और थीटा 2 हो गया 90 माइनस 30 मतलब 60, क्योंकि टोटली 90 है, इसमें से 30 घटा दिया तो थीटा 2 कितना बचा? 6. तो हो जाएगा ये 10 30 डिवाइडेड बाई 10 60. 90 क्यों बोल रहा है? आग लगी थी क्या आसपास आज? नहीं ना. आग में कभी कभी क्या है ना, भांग के पेड़ ना होते हैं ना, वो जल जाते हैं, तो उससे नशा हो जाता है सब लोगों को. ठीक है, ये तो समझ में आया ना कि ये इसको ये कैसे लिख दिया. अगली हेडिंग लिखी जाए, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. आज अपन कितना पढ़ लिया? यहां से पढ़े ना. वाह, आज सही पढ़े हैं. इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. हाँ तो हेडिंग ही तो लिखा रहा हूँ, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. क्या बेटा, कुछ प्रेम पत्र जैसा दिख रहा है रंग बिरंगा ये? दिखाओ दिखाओ.
अच्छा अच्छा, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। हम बात कर रहे हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की। क्या हुआ? जैसे वो दोनों आपस में एक दूसरे को हंसते, तुम भी ऐसे एक दूसरे को देख के हंसती रहती हो क्या? इम्पल्स में चेंज इन मोमेंटम को हम जब एफ डी टी के बराबर लिख दें, इसी को इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन कहते हैं। चलो देख लो, बस इतना ही है। अरे हाँ, हाँ तो उसी को लिखवाना तो पड़ेगा ना, उसको कुछ नाम है तो उसका नाम ये है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अरे अभी अच्छी सी लग रही ना, एकदम इजी सी। इसके क्वेश्चंस दिखाता हूँ अभी। ये लिख लिया ना, अब क्वेश्चन दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब माना कि आप मतलब मजबूत हैं, तो आप सबको खिसका देंगे पीछे। ठीक है भाई, करना नहीं है। हाँ, देखा जाए। क्वेश्चन लिखा जाए। हम्म, इसमें कितने, 2000? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो 20,000 भी हो सकते हैं ना। हमारी औकात कितनी है, हम उतना सॉल्व करेंगे बस, है ना। हाँ, क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ना है ऐसे। अच्छा, मैं एक एक थ्योरी का एक पॉइंट और लिखा कि वो भी खत्म ही करते हैं, अभी पढ़ा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें ऐसा लिख दो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ नेट लिखना कदे, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स on a system is zero, then its momentum remains conserved. Then its momentum remain linear momentum. Then its linear momentum remains conserved. Linear momentum remains conserved. क्योंकि हम जो मोमेंटम पढ़ रहे हैं वो लीनियर ही पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने एंगुलर मोमेंटम की कभी बात ही नहीं करी। लीनियर, लीनियर, एंगुलर मोमेंटम की हमने एंगुलर मोमेंटम की कोई बात नहीं करी अभी तक। आइए आगे बढ़ते हैं। तालियों का दौर चलता हुआ। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, क्या केबीसी जीत चुके हैं आप? तो देखो, इसमें ना ऐसा लिखना, अगर कोई भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हम बोलते हैं कि उसका मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब ये है कि फोर्स को आप क्या लिखते हैं, डीपी बाई डी लिखते कि नहीं लिखते? ये जीरो तब हो सकता है जब मोमेंटम कैसा हो, कांस्टेंट। और मोमेंटम का कांस्टेंट होना ही मतलब मोमेंटम का कंजर्व होना है। तो इसका मतलब हम बोल देंगे पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, अगर कांस्टेंट है तो। इसका मतलब ये है। ठीक है जी। तो इस प्रकार इस बात को लिख लिया जाए, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो भाइयों और बहनों, अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे की डिस्कशन में आप लोगों को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो भी आपको चोट लगती है वो चोट लगती है इस फोर्स की वजह से। तो जो एफ एवरेज होता है वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, ये बात अपन आपको बता चुके हैं। जैसे एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी है, अगर उसको अपन एवरेज निकालेंगे तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब अगर जैसा है कि आपको यहाँ ऊपर से कूदना है, हाँ मतलब पहली मंजिल से, हाथ पैर नहीं तोड़ना है। अगर हाथ पैर नहीं तोड़ने तो इसके लिए आप क्या चाहेंगे, आप हमेशा ये चाहेंगे कि आप इधर अगर रेत पड़ा हुआ है या बालू पड़ी हुई है तो आप बालू के ऊपर कूदें। बालू समझते हैं, सैंड। रेत
मिट्टी। अरे भाई यार, ये लड़की का मैं क्या करूं, ले मिट्टी, नॉट गिट्टी। अब अगर मान लो इसके ऊपर तुम्हें गिरना है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि या तो इसके ऊपर गिर जाओ, या फिर यहाँ पर जो खाली जगह पड़ी है एकदम कंक्रीट की, एक दीवार बिछी हुई है जमीन पे, कंक्रीट की एक फर्श है, किस पे गिरना तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है? मिट्टी के ऊपर। तुम कर क्या रहे हो वो मैटर करता है। जैसे दीदी चुप, सुन, जैसे तुम यहां पर आके गिरोगे तो यहां पर तुम्हारे पास कुछ वेलोसिटी होगी। तुम्हारी वेलोसिटी ये यहां से लेके यहां तक इतनी, अंदर तुम इस मिट्टी में अगर धंस गए तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी हो जाएगी? जीरो। मतलब जब तुम उस मिट्टी में एंटर कर रहे हो तो मिट्टी में उस एंट्री के वक्त तुम्हारी जो वेलोसिटी है दैट इज वी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। लेकिन जब आप इस कंक्रीट के ऊपर गिर रहे हो तो कंक्रीट के ऊपर गिरने से जस्ट पहले तुम्हारी स्पीड वी थी, और बाद में स्पीड कितनी हो गई? जीरो। तो तुम्हारी स्पीड वी से जीरो होने में ज्यादा टाइम कहां मिला, मिट्टी में या जमीन पे? मिट्टी पे, क्योंकि मिट्टी में वेलोसिटी यहाँ वी से जीरो होने में तुमको इतना टाइम मिला, जबकि यहाँ पर तुम्हारा जो टाइम था वो बहुत कम था। तो यहाँ पर जो टाइम है t1 इज ग्रेटर देन यहाँ का टाइम, अगर t2 है तो t2 से बहुत ज्यादा है। तो तुम चाह क्या रहे हो, मिट्टी के ऊपर तुम इसलिए कूद रहे हो ताकि तुम्हारे ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स कम हो जाए। फोर्स कम कैसे होगा? अगर तुम यहाँ पर इस डेल्टा टी को इंक्रीज कर दो। इस डेल्टा टी को इंक्रीज करने के लिए तो मिट्टी पर कूदे ताकि तुम्हारी जो वेलोसिटी में जो चेंज है, उस वेलोसिटी में चेंज होने में जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बीते। सही बात है। लेकिन यही अगर तुम यहाँ पर आओगे, धच से गिरे, तुरंत वेलोसिटी जीरो, तुम्हारा जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम है। टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर बहुत कम है तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा अपने को चोट लगेगी। सही बात है। तो एवरेज फोर्स डीपी बाई डी होता है, ये बात तुम लोगों के समझ में आ गई होगी। इस बात को तुम रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जरूरी नहीं है छत से कूदा जाए। नहीं नहीं, बातें करनी है अभी तो। जैसे मान लो ऊपर से अगर मान लो कोई बॉल आ रही है और अपन को कैच करनी है, तो बॉल कैच करते समय जो फील्डर होता है वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, इसीलिए तो खींच रहा है। वो चाह रहा है हर बार ये टाइम बढ़े। उसके हाथ में जब बॉल आई तो उसकी वेलोसिटी वी थी, जीरो होते 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 उसने थोड़ा हाथ नीचे किया तो जीरो होने में थोड़ा टाइम लगा तो उसके हाथों पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया? कम। अगर वो हाथ को यहीं का यहीं रख ले तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी वी और उसके बाद तुरंत जीरो, तो हाथ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? आया ना? यही कारण है कि जब स्लिप पे फील्डिंग करते वक्त तुमने देखा होगा, जब कैच लिया जाता है तो चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बॉल बहुत तेज आती है, वो हाथ को ज़्यादा जल्दी पीछे नहीं कर पाते। समझ गए बात को? फिर ऐसे ही जैसे ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, तुमने और कहाँ इस चीज़ का इस्तेमाल देखा है जहाँ पर तुमने टाइम को बढ़ाया हो और फोर्स को कम किया हो? गाड़ी की ब्रेक में इम्पल्सिव फोर्स नहीं होता है। और बताओ। अच्छा सोचो, ठीक है, जरा सोचो तुम अपने रियल लाइफ में ऐसा कहाँ कहाँ देखा है जहाँ पर तुम फोर्स को कम करना चाहते हो और तुमने टाइम को बढ़ाया है उसके लिए? एक तो कूदते समय अपन ने मिट्टी के ऊपर, बिल्कुल सही एग्जाम, वहाँ पे तुम यही कर रहे हो। ट्रेम्पोलिन पे जब तुम कूद रहे हो तो उस वक्त कूदते वक्त तुम्हारी वेलोसिटी है, लेकिन जीरो होते वक्त वो स्ट्रेच जितना होगा उतनी देर तुम्हें मिलेगी, उतनी देर में तुम्हारी वेलोसिटी फाइनल जीरो होगी। और जितनी ज़्यादा तुम्हारी वेलोसिटी में टाइम लगेगा उतना ही चेंज होने में, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही फोर्स कम होगा, इसलिए तुम्हें उस वक्त जो चोट लगेगी वो बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल्स दिमाग में याद रहेंगे, लिखाने की जरूरत नहीं है। क्रिकेटर का बॉल को कैच करना, मिट्टी के ऊपर कूदना। ओके, ठीक है। तो ये हम न्यूटन के सेकंड लॉ से सारे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल और आपने देखा होगा कि जो ट्रेन है, ट्रेन के बीच में दो दो जो कोच होते हैं, दो डिब्बे, दोनों डिब्बे के बीच में इस तरीके से दो लोहे की बफर निकले होते हैं। बफर समझते हैं? वो बफर ऐसे एक दूसरे को प्रेस करते हैं, जब अगर ट्रेन टर्न हो रही हो या पास में भी अगर पिचक रहे हो तो एक दूसरे को ऐसे कंप्रेस कर देते हैं। आपने देखा है क्या? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तो फिर लोड नहीं लेते। जब नहीं देखा तो फिर क्या ही बातें करें। पहला क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। तुम क्या चित्र बना रही हो, ये सब बातें नहीं करनी। पहला क्वेश्चन है फाइंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एक बॉल है, इसका मास एम है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा एम हो गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है,
इसको h हाइट से ड्रॉप किया गया, जमीन पे टकराई, टकराने के बाद ये वापस ऊपर चली गई, ठीक है, तो वापस ऊपर गई, वापस से h हाइट तक ऊपर चली गई। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड चेंज इन, क्या लिखा है, फाइंड चेंज इन मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्राइकिंग, या जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्राइक, इतना लिख लो। मुझे गाने याद आते हैं। हो जाए तो बता देना। हो गया, आसान क्वेश्चन। टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे सफेद कलर से सोल्यूशन लिख रहा हूँ। टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी, वैल्यू बता। √2gh, h हाइट से ड्रॉप किया है तो कितनी नीचे आएगा, तो कितनी स्पीड होगी, √2gh। वापस से h हाइट ऊपर गया है तो यहाँ पे वापस इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, √2gh। ये बात तो तुम्हें याद कराई थी ना, तो याद ही कराया था, तुमको बोला था कि v² बराबर u² प्लस 2as लगा के क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ से ड्रॉप किया है तो ये फाइनल स्पीड ये गई, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ -g, h हाइट नीचे की तरफ -h, तो v इज इक्वल टू √2gh। ये याद कराया था ना यार, तो याद क्यों नहीं है, होना चाहिए। h हाइट से अगर ड्रॉप किया तो स्पीड कितनी होगी, √2gh। वापस से फेंका है तो कितना ऊपर जाएगा, √2gh से ही जाएगा। तो इसको समझते हैं। उसने चेंज इन मोमेंटम पूछा है, दैट इज m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही फॉर्मूला होता है। मास तो इस बॉडी का सेम है। फाइनल वेलोसिटी को अगर आप देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी है √2gh, ऊपर की तरफ है तो प्लस का जे कैप, हाँ या ना, ये टकराने के बाद ऊपर की तरफ है ना, माइनस इनिशियल किधर है, नीचे की तरफ, मतलब √2gh नीचे की तरफ है, मतलब माइनस का जे कैप। तो यहाँ पर ये हो जाएगा m इंटू √2gh को तो मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच गया जे कैप प्लस जे कैप, तो कितना हो गया 2j कैप। तो आंसर कितना हो गया 2m √2gh इंटू जे कैप। इसको मैं डायरेक्टली कर सकता था बिना ऐसा कुछ किए हुए, वो अब सोचते हैं, देखो कैसे। तुम लोगों को बताया था जो चेंज होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जब भी चेंज निकालें तो ऐड होता है, ये बताया था ना, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है। तो डायरेक्टली समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, कि अपोजिट हैं, तो बिफोर एंड आफ्टर अपोजिट हैं, तो जब इनका चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिंपली तुम इन दोनों को ऐड करके डायरेक्टली लिख सकते थे 2m इंटू √2gh, ठीक है ना। तो ये मोशन इन 1D का इस्तेमाल करके अपन ने इसमें क्वेश्चन बना दिया एक छोटू। प्रांजल दिमाग चल रहा है क्या? आसान था ये। सो जा, तू सो जा, वहीं वहीं सो जा, कंबल दे दूं एक। डन। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि एक वॉल है, वॉल पे एक 2 kg की बॉल 2 मीटर पर सेकंड से आई, टकराई, और टकराने के बाद वापस चली गई। वापस गई तो इसकी स्पीड रह गई 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मास अभी भी 2 kg है बॉल का। आफ्टर स्ट्राइकिंग ऐसे चली गई। तो पूछा है फाइंड चेंज इन मोमेंटम। लिख, क्वेश्चन लिख।
आज पेन खत्म तो नहीं हो रहा तुम लोगों का? 8 पेज हो गए क्या? ग्यारह हो गए तेरे? घर पे जाके बेटा इनको पढ़ना भी है ना? टाइम नहीं लगेगा पढ़ने, 20 मिनट में पढ़ लोगे पूरा जो भी लिखा है आज। आसान है। अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा। कितना हो गया? 2 + 1 कितना हो गया? 3। मास कितना है? 2। 3 × 2 आंसर 6। खत्म। 6 N/s है कि नहीं? ऐसे डायरेक्टली सोच लेते हैं। प्रॉपर लिखना है तो प्रॉपर कैसे लिखेंगे? देखो, प्रॉपर लिखने के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे डेल्टा पी, मास तो कांस्टेंट है तो लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो मास इज 2, फाइनल वेलोसिटी इज 1 आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस का 2 आई कैप। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 2 × 3 आई कैप, तो आंसर हो जाएगा 6 आई कैप। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो डेल्टा पी हो जाएगा 6 N/s। ओके। अगला क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। इफ टाइम ऑफ कांटेक्ट इन प्रीवियस क्वेश्चन, if time of contact is 1 millisecond, if time of contact is 1 millisecond, then find force, exerted by wall, then find force exerted by wall on the ball. Find force exerted by wall on the ball. बॉल ने कितना फोर्स लगाया होगा ये पूछ रहा है। फॉर्मूला कौन सा है? F इज इक्वल टू dp/dt। सब कुछ तो पता है तुमको। F इज इक्वल टू क्या है? dp/dt। या इसमें एवरेज फोर्स निकालेंगे तो क्या लिख लेंगे? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी कितना है? 6। और टाइम कितना दे दिया क्वेश्चन में? 1 मिली सेकेंड। मिली का मतलब कितना होता है? 10⁻³ आंसर न्यूटन हो जाएगा। 6000 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। जितना कम टाइम उतना फोर्स ज्यादा, जितना कम टाइम उतना फोर्स ज्यादा। 600 क्यों लिखा है? एक जीरो नीचे खिसक गई है हॉरिजॉन्टल से। डन, ठीक है। आगे चले धीर भाई, तो नहीं रहा? हाँ, आंखें तो खुली हैं सर, जैसे तैसे खुली हैं, पूरी हिम्मत कर ली। ऐसा ही क्या? ना सोता है पता नहीं। अच्छा लग रहा है। ये मैं करूँगा, आप लोग बैठेंगे। ये वाला मैं करूँगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि, या क्वेश्चन नहीं, इसको ऐसा लिख लो, ऑब्लिक कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन, ऑब्लिक ऑब्लिक कॉलिजन, OBLIQUE,
ऑब्लिक ऑब्लिक मतलब टेढ़ा है ना, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा किसी एंगल में। तो यहाँ पर भी सेम बात है कि यहाँ से हमसे पूछता है डेल्टा पी बता दो। सबसे पहले डेल्टा पी निकालने के लिए मास तो अपने को पता ही है, से कांस्टेंट है यहाँ पे, तो पूरा गेम किस पे होगा, चेंज इन वेलोसिटी पे। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए अब आप लोग नज़र बोर्ड पे बनाएंगे और आराम से देखेंगे, लिखना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी है न तो वो आई कैप में है ना ही जे कैप में है, वो किसी एंगल पर है। तो सबसे पहले अपन को उसके कंपोनेंट्स कर लेने हैं। हमेशा ध्यान रखो जब भी तुमको आड़ा तिरछा दिखे उसके कंपोनेंट्स कर लो, हमेशा। फिजिक्स में ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी कुछ आड़ा तिरछा दिखे सबसे पहला काम है उसके कंपोनेंट कर लो। एक अलोंग, एक हॉरिजॉन्टल में कर लो, एक वर्टिकल में कर लो। तो जैसे यहाँ पर अपन ने देख लिया, तो ये एंगल थीटा है, तो एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? ये थीटा है तो थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, साइन। यहाँ पे भी अपन ने दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कर लिया। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, थीटा वाला क्या रहेगा, कॉस, और ये वाला क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, अब अपन एक एक करके समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में अगर बात करेंगे तो v जो इनिशियल है एक्स डायरेक्शन में, दैट इज माइनस वी कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि ये जो v कॉस थीटा है एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट में है, मतलब माइनस आई में। v फाइनल की बात करेंगे तो v फाइनल है प्लस v कॉस थीटा आई कैप, मतलब इस साइड है। तो अगर मैं x डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालूं तो चेंज इन वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल इज v cos थीटा i कैप माइनस ऑफ माइनस v cos थीटा i कैप। तो नेट कितना हो गया बेटा, 2v cos थीटा i कैप। तो डेल्टा v vx कितना चमक गया। x डायरेक्शन में कोई डाउट? तो x डायरेक्शन में अपन ना मोमेंटम में चेंज पता चल गया। दूसरा तरीका, मतलब दूसरी बात, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन निकालूं तो हम क्या लिखेंगे, m इंटू चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सही बात है। तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 2mv cos थीटा आई कैप। तो एक्स डायरेक्शन का पूरा काम अपना हो गया। अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मस्त जगह है। वाई डायरेक्शन में मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है v साइन थीटा माइनस का जे कैप, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी किधर है, नीचे की तरफ, तो वो भी है माइनस v साइन थीटा जे कैप। इसका मतलब डेल्टा v इन y डायरेक्शन 0 है, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर हुए ना, इनमें ना तो मैग्नीट्यूड में अंतर है ना ही इनकी डायरेक्शन में अंतर है। तो y डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ, तो मैं बोलूंगा डेल्टा p इन y डायरेक्शन इज m इंटू डेल्टा v इन y डायरेक्शन, जो कि है 0। तो मुझे वैल्यू पता चल गई कि भाई जो भी मोमेंटम में चेंज हुआ है वो किस में हुआ है, x में। ये बात समझ गए? मतलब जो भी फोर्स लग रहा होगा इस बॉडी पे वो x में लग रहा होगा, y में कोई फोर्स ही नहीं होगा। अगर y में फोर्स लगा होता तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज आता, जो कि यहां पर नहीं आया है। समझ गए सारी बात? अब मुझे यहां पर लिख लेना चाहिए नेट मोमेंटम डेल्टा p इज डेल्टा p इन x डायरेक्शन प्लस डेल्टा p इन y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन वाले को i कैप से लिख दिया, y डायरेक्शन वाले को j कैप से लिख दिया। तो जो डेल्टा p नेट आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 2mv cos थीटा i कैप प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर हो जाएगा बस इतना ही, 2mv cos थीटा। ओके, समझ गए बात को? इतना सब कुछ करने के बाद अब देखो इसको मैं कितने आसानी से तुम्हें समझा सकता हूँ। देखो इतना सब कुछ कर लिया, समझ में आ गया पूरा। अब एक लाइन में समझते हैं, एक लाइन में डायरेक्ट कैसे करेंगे। तुमने सबसे पहले कंपोनेंट कर लिए, कंपोनेंट करने से मेरा आधा क्वेश्चन समझ में आ गया। कंपोनेंट किए तो मैंने देखा v साइन थीटा, बहुत सही।
वाई में मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो वाई में वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है, मतलब वाई में कोई भी मोमेंटम में चेंज होने वाला नहीं है। तो पूरा किस में है, एक्स में। एक्स में देखा, एक्स में ये लेफ्ट में ये राइट में मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड किया, वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा कितना हो गया, 2v कॉस थीटा, मास से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो m इंटू 2v कॉस थीटा सीधा आंसर। समझे? ये समझाना पड़ेगा लेकिन मुझे, ताकि तुम्हें हमेशा के लिए अब याद रहे, आप डायरेक्टली इसके बाद सोच पाए। ठीक है दोस्त, छापो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।